यार फील्ड और पोटेंशियल में कंफ्यूजन मत करना। मेरे हिसाब से रिंग का रिंग रिंग। का पोटेंशियल नहीं माना रिंग का। हाँ, और लाइन चार्ज की वजह से बता दिया था। लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया था, आई थिंक 2 पॉइंट्स पे। यस सर, लाइन चार्ज का ठीक है, तो रिंग का बस 1 सेकंड में फॉर्मूला लिख लो। रिंग की वजह से, अगर कोई चार्ज रिंग है, उसकी वजह से उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर, बच्चों जरा बताना सोच के, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग कितना होगा? रिंग के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 होता है। और अगर एक्सिस पे चले जाते हैं तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस अवे होता है। कोई बताओ आप में से आंसर। थीटा नहीं है वो, बेवकूफ। इस रिंग का चार्ज है वो। थीटा बोलोगे तो पाप लगेगा तुमको। के क्यू एक्स बाई क्या आया था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का क्यू, है ना? यस सर। ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कौन है भाई, किसके है ये डॉग? अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एट द सेंटर 0 नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो पूरे रास्ते मेहनत करनी पड़ेगी उसको लेके आने में। तो जस्ट बिकॉज सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका यह मतलब नहीं है कि सेंटर पर पोटेंशियल भी 0 होगा। सेंटर पर पोटेंशियल होगा KQ/R, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट इन सभी चार्जेस से R डिस्टेंस पर है। क्या ये बात समझ में आई? रिंग के ऊपर जो जो चार्जेस है, ऐसे देख लो, रिंग के ऊपर जितने भी चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4, उन सब का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? R। अगर इसको Q1 बोले तो सेंटर पर Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? KQ1/R। Q2 की वजह से KQ2/R। ऐसे करके सबकी वजह से होगा। और कॉमन लेके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या बन जाएगा? रिंग का टोटल चार्ज। आंसर आया KQ/R। तो सेंटर पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इट विल बी KQ/R। ऐसे ही एक्सिस पर अगर x डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछा जाए तो पोटेंशियल, ये पॉइंट इन सारे चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस, मैं उस डिस्टेंस को क्या बोलता हूं? z। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा K टोटल Q/Z। जो आप बुक में देखोगे तो पाओगे KQ/√R² प्लस x²। समझ में आया? लिख यस सर। लिख लो रिंग का पोटेंशियल। अब आपको हर तरह की चार्ज ज्योमेट्री की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, फॉर्मूले एक शीट पे लिख लो फील्ड और पोटेंशियल के, और जहां पर भी पढ़ाई करते हो उसके आगे चिपका लो। जब जितनी बार यूज करोगे उनको देख के, उतने धीरे धीरे वो याद हो जाएंगे। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 इज कैपेसिटर, वो एकदम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लिख लिया ये? हटाऊं बच्चों इसको? ओके, आज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को एक फिक्स डिस्टेंस पर चिपका दिया जाए, एक रॉड से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल।
शर्त क्या है, जितना यहां पे नेगेटिव चार्ज हो उतना ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इसको हम अलग से टॉपिक का नाम क्यों दिया, अलग से क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं उनमें भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होता है। सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो बिकॉज ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको अलग से एक टॉपिक दिया गया फिजिक्स में नाम, और इसको अलग से नाम दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अदरवाइज इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें हम दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, जो अभी तक हम एक चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर रहे थे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करना वैसे तो आसान है। क्यों आसान है? टेक्निकली हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, पर फिर भी अगर मैं ठीक से सोचूं तो लेट्स से ये मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और इनको मैंने फिक्स कर दिया कुछ डिस्टेंस पे। तो कोई बताएगा मुझे कि इनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या नहीं होगा? क्या इनके मिड, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? सच में कुछ भी नहीं सोचोगे बोलने से पहले? जीरो नहीं हो सकता है। किस तरफ होगा सोच के बताओ। सर पहले वो टेस्ट चार्ज करेंगे, छोटा वाला। नहीं, इतना नहीं करेंगे, टाइम नहीं है इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा होता है? कमिंग टुवर्ड द चार्ज। हर बार वो टेस्ट चार्ज थोड़ी रख के देखते रहेंगे, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होता है? तो भाई थोड़ी इमेजिनेशन चलाना शुरू करो अपनी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से किस तरफ आएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कमिंग आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गोइंग इनटू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर से बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज placed close to each other. Its electric field actually comes out of positive charge and goes into negative charge. इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या क्या चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। और ये जो लाइन इनको बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो मैं इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना आना चाहिए। इज दैट क्लियर? इन दोनों के अलावा किसी रैंडम पोजीशन पर भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक्सियल पोजीशन पर तुम्हें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आ रही है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरफ भी और इस तरफ भी। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। शायद इसी वजह से इस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको नाम दिया गया डाइपोल मोमेंट। मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर, और पी वेक्टर को बोलते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और उसकी वैल्यू होती है, ये अगर माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो उसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू एल वेक्टर। एल क्या है यहां पर? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको कई बार हम 2a भी लिखते हैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। उस केस में इट विल बी 2qa वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? डाइपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू यही क्यों डिफाइन की गई ये मैं अभी समझाऊंगा, पहले तुम फॉर्मूला लिख लो। हाँ, और लिख ही रहे हो तो ये वाले फॉर्मूले भी लिख लो। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r3,
इक्विटोरियल पर पीछे की तरफ दिख रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे जाता हुआ इधर, तो ये हो जाएगा माइनस के पी वैक्टर बाई आर क्यूब, और रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के पी बाई आर क्यूब। इसमें वेक्टर नहीं लगाऊंगा, इसकी डायरेक्शन कुछ अजीब सी आती है, तुम सोचो ऐसी कुछ डायरेक्शन आएगी, ठीक है, वो अभी निकालना सिखाऊंगा। अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे और रैंडम पोजीशन पे, ठीक है। इस पूरे को लिख लो, फिर मैं बताता हूं कि ये वैल्यूज कहां से आई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को यही क्यों डिफाइन किया गया, Q इंटू एल ही क्यों आया, कुछ और भी तो हो सकता था। लिख लिया? ओके, ठीक है, हटाता हूं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू Q इंटू एल वेक्टर ही क्यों आई। मतलब लेंथ का क्या रीजन है कि लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, या 2QA भी लिखा होता है। हमेशा डायरेक्शन कहां से कहां ली जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इसकी बात करते हैं। पहले आप ये बताओ कि मोमेंट आपने पहले सुना है टर्म, टॉर्क आपने पढ़ा होगा शायद। टॉर्क का पता है किसी को डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स होती है। ये चीज पता थी या मैंने बताई तुम लोगों को अभी, आई होप पता होगी। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स और उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, ठीक है। ऐसे ही जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये शायद नहीं सुना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P, जिसको तुम लोग इजी वाले फॉर्म MVR याद करते हो, जबकि वो MVR साइन थीटा होता है एक्चुअली, ठीक है। तो एनीवे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी मोमेंट ऑफ समथिंग कैलकुलेट करना है तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पोजीशन वेक्टर से, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक्चुअल में मोमेंट ऑफ चार्ज होता है। यानी पहले चार्ज का अगर उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे चार्ज का अगर उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये मिलेगी। ध्यान से देखते रहना बच्चों, अगले 10 मिनट शायद तुमने पहले नहीं सुने होंगे, पर इट मेक्स सेंस, किसी रीजन से समझा रहा हूं। पहला एग्जांपल, लेट्स से वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है। तो किसी ने बोला कि सर आप चार्ज का उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, पर आपने ये तो बताया नहीं कि ओरिजिन कौन से पॉइंट के लेंगे। तो मैंने बोला कि मिड पॉइंट को ले लेते हैं ओरिजिन। अगर मिड पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं तो मैं बड़ी आसानी से लिख दूंगा P वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस Q इंटू, बच्चों अगर ये A है और ये A है और ये ओरिजिन है तो प्लस Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A I कैप, एम आई राइट। तो Q1 इंटू R1 वेक्टर प्लस Q2 कौन सा है, माइनस Q, इंटू उसका पोजीशन वेक्टर। उसका पोजीशन वेक्टर कोई बताएगा, इस माइनस Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप नहीं होगा, इस माइनस Q का पोजीशन वेक्टर होगा माइनस A आई कैप, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2QA आई कैप। यही तो डिसाइड किए थे। दोबारा देखो, फिर से देखना, ध्यान से देखते रहना, ये किसी रीजन से बता रहा हूं, इस कैलकुलेशन के लिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, तुमने बोला कि सर आपने चीटिंग कर ली, बीच में ओरिजिन ले ली। आप ओरिजिन कहीं और लो, ये माइनस Q है, ये कनेक्टेड प्लस Q है। बोले सर यहां पे ओरिजिन लेके देखो, यहां पर ओरिजिन ले ली, फिर से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करा। इस बार माइनस Q इंटू उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा बच्चों, माइनस Q इंटू कितना करें, ये ओरिजिन पे बैठा है, ओरिजिन पे ही बैठा है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस Q, ये डिस्टेंस है 2A, प्लस Q का पोजीशन वेक्टर कितना होगा। तो भगवान तुम कौन सी उससे देख रहे हो भाई डायरेक्शन,
ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये तुमने माइनस आई कैप क्यों बोला बेटा? इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2a, 0 होंगे ना। तो 2 फिर से कितना आया? 2qa आई कैप। अब सुनो, ये फॉर्मूला तुम यहां पे नहीं यूज करोगे, इसका तो तुम ऑलरेडी याद करके बैठोगे। ये फॉर्मूला तुम्हें तब यूज करना है जब कोई तुम्हें 2 से ज्यादा चार्जेस दे दे। यानी अगर मैं तुमको 2 से ज्यादा चार्जेस दे दूं इस तरह से, यहां पर एक प्लस क्यू, यहां पर एक -2q और यहां पर एक प्लस क्यू। अब ये 3 चार्जेस का सेट आ गया और ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये भी a है। अब अगर आपको ये दोनों समझ में आए कि ये तो सर बहुत इजी काम कर रहे हो आप, अगर ये दोनों समझ में आए तो आप थर्ड केस का इन 3 चार्जेस का डाइपोल मोमेंट भी बता सकते हो मुझे। और ये मत बोलना कि सर डाइपोल में तो 2 ही चार्ज होने चाहिए थे। अरे भाई, इस q और इस q को मैं एक सिंगल चार्ज 2q ले सकता हूं ना, और इस -2 को एक और चार्ज ले सकता हूं। तो दिस ऑल्सो कंसिस्ट अ डाइपोल एज लॉन्ग एज चार्ज इक्वल और अपोजिट है, नेट चार्ज 0 है, द सिस्टम कैन बी कॉल्ड अ डाइपोल। तो इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे, तुम में से कोई। बाद में कॉपी करना, पहले इसका कैलकुलेशन करके दिखाओ। मैं कहना चाह रहा हूं कि यह फॉर्मूला एक्सटेंड किया जा सकता है डॉट 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 लगा के, कितने भी चार्जेस आ जाएं लिखे हुए। ओके, तो रफ में फटाफट मुझे इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके दिखाओ, अगर तुमको समझ में आया तो। 2q 0 आई कैप माइनस 2q माइनस सॉल्व करो, बहुत सिंपल सा फाइनल आंसर आना चाहिए। 2qa j cap is the right answer। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, एक सेकेंड। थर्ड केस का डाइपोल मोमेंट इस वाले चार्ज के लिए बताओ। आदित्य आप ही बोलो, इस वाले पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना आगे कितना पीछे यहां पहुंच जाएंगे? एक्स डायरेक्शन में कितना जाए? अरे भाई मेरे, ये ओरिजिन है, यहां से ए आई कैप, क्या कर रहे हो? प्लस दूसरे वाले चार्ज के लिए क्यू इंटू आई कैप। अबे इसका है ना ये आई कैप, क्या कर रहे हो तुम? हाँ तो क्या नशे में हो क्या? उसका भी ए आई कैप, इसका भी ए आई कैप बोल रहे हो, माइनस ए आई कैप। और तीसरे वाले चार्ज के लिए -2q के लिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -a j कैप। एक वेक्टर की 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके, वो वेक्टर की क्लास लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। QA -QA ये कट जाएगा, बचेगा 2QA j कैप। ये है डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हाँ, स्केलर को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे क्या तू? बताना मुझे जरा करके, कौन सा तरीका बोलना चाह रहे हो तुम? एक सेकेंड। 2aq आई कैप, कौन सेपरेट किसको करूं? ये -2q बना है, हाँ तो क्या करूं? अच्छा मैं समझ गया, ये कहना चाह रहे हो तुम कि सर इस चार्ज के 2 टुकड़े कर लो, एक -q इधर और एक -q इधर। एज अ स्टूडेंट मुझे यही करना आता था, बाद में मैंने दूसरी ट्रिक सीखी। इसके 2 टुकड़े कर लो, -q, एक डाइपोल इसके साथ बना लो, एक इसके साथ बना लो, और फिर दोनों का वेक्टर सम निकाल लो। ऐसा कुछ बोल रहे हो? नहीं, ये वो तरीका नहीं हुआ, बिल्कुल अलग तरीका हुआ। हाँ हो ही जाएगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं बेटा। और अच्छे से बता, नहीं और अच्छे से बता। अच्छा तो क्वेश्चन चेंज करके कुछ और पूछना चाह रहा है? कोई और क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की बात नहीं हो रही ना? हाँ
अरे तू मेरे को अच्छा ये हटा दूं, ये आ गया सबको समझ में? ठीक है, ये हटा रहा हूं। अच्छा अब देख, मैं एक क्वेश्चन को मैं खुद दोनों तरीके से करके दिखा सकता हूं, पर इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। वंस यू नो दिस फॉर्मूला, इसके बाद आप दूसरे किसी तरीके से करने नहीं जाना चाहोगे। जैसे लेट्स से मैंने कुछ ऐसा दे दिया कि एक यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, एक ओरिजिन पे है माइनस क्यू, एक यहाँ पर है प्लस क्यू प्लस 2Q कर लें, और एक इधर है, कितना होना चाहिए इधर 2 और 3 माइनस 2Q। ठीक है, अब ये सारी डिस्टेंस ए है। बताओ इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट। सार्थक आज कुछ बोल नहीं रहा है, कनेक्टेड। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट सार्थक बताएगा। एक सेकंड उसको ट्राई करने दो सार्थक। नहीं रुको, ये 1 2 3 4, ठीक है, नेमिंग कर दी मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सब एक जैसे हैं। 1 माइनस क्यू चार्ज जो है पहले सब माइनस क्यू पर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, कुछ नहीं है इसका, ठीक है। 2 के लिए प्लस 2Q, इसके क्या, हाँ तो फिर क्यों रुक रहा है यार, हो तो गया। प्लस Q इसके लिए, इस हाँ ए जे कैप, राइट, हाँ ठीक है। और माइनस 2Q के लिए माइनस ए आई कैप, ठीक है। कर लो इसको मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। हाँ समृद्धि, आंसर क्या है बताओ फाइनल? क्यू ए जे कैप। अच्छा बड़ा सिंपल आ गया, ठीक है। कोई और भी कंफर्म कर दो, यही आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ किया हो तुम, है ना? नहीं कुछ गड़बड़ किया हो तुम। देखो ये कैंसिल नहीं होगा, ये और ये कैंसिल नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है ये। 4QA आई कैप आ रहा है मेरा, प्लस QA जे कैप आ रहा है। कोई और कंफर्म करो, किसी का आर्यन तेरा आया आंसर? देखो मेरा वाला ठीक है ना कैलकुलेशन? ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा 16 प्लस 1 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी उस केस में आपका आंसर हो जाएगा √17QA। तो जरा देख लेना, कई बार तुमने ये कैलकुलेट किया, ऑप्शन सारे मैग्नीट्यूड के दिए हुए हैं, तो छोड़ के मत चले आना, मैग्नीट्यूड निकाल देना। आदित्य समझ में आया तेरे को 1 2 3 4 के पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल सोचना होता है। एक्स में कितना गए, वाई में कितना गए, आगे गए तो प्लस, ऊपर गए तो प्लस, पीछे गए तो माइनस, नीचे गए तो माइनस। ओके, हाँ 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 4 और 2 को इन दोनों का डाइपोल है ना, इन, हाँ एक सेकेंड, 2Q इंटू 2, हाँ 4QA आई कैप, हाँ हम्म, हाँ हाँ इनका QA जे कैप हो गया। हाँ हाँ सही आंसर आएगा। तूने भी तो छोटे छोटे कई सारे डाइपोल बना लिए, बस ये काम हमेशा पॉसिबल, हाँ हाँ ये काम हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ऐसा मत ट्राई करना। क्योंकि अभी मैं तुमको डिस्क्रीट चार्जेस दे रहा था, डिस्क्रीट चार्जेस हमेशा नहीं होंगे। मैं एक सेकंड में बताता हूं, हटा दो बच्चों इसको, हो गया ना सबसे? हाँ तो देखो, कभी कभी फंस सकते हो, जैसे कि एक हाफ रिंग दे दिया और इस पे चार्ज दे दिया +Q, ओके, और इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया,
अब यहां पे है प्लस क्यू चार्ज और इस पूरी रिंग पे टोटल चार्ज, अरे यार दोनों प्लस बना दिए, सॉरी, सेंटर पे रखा वो माइनस है, नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज है सेंटर पे और इस रिंग पर टोटल चार्ज है प्लस क्यू और इसकी रेडियस है आर। अब इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? अगर ऐसा कुछ दे दे, एक शेप दे दे और दूसरा पॉइंट चार्ज दे दे, या दोनों ही शेप दे दे, तो उस केस में कैसे करोगे? किसी को कोई आइडिया आ रहा है इसमें? कुछ कर सकते हैं? हाफ रिंग के लिए कुछ सीखा हो तुमने पिछले क्लास में, क्लास 11th में? हाफ रिंग का सारा मास हटा के एक जगह पे रख सकते होते थे। अब यहाँ चार्ज है तो हाफ रिंग का सारा चार्ज हटा के एक जगह पे रख सकते हैं। वो जगह अगर तुम्हें याद हो तो, याद है किसी को? हाँ, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता था? सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होता था? किसी को नहीं याद? बहुत ही दुख की बात है, मैं याद दिला देता हूं, याद कर लो कि माइनस क्यू चार्ज तो सेंटर पे है। जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस पे होता है बच्चों, 2r बाई पाई। तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हाँ आप सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। इसको कई लोग सेंटर ऑफ चार्ज बोल देते हैं, पर क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना? अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ चार्ज एक ही बात है। आप पूरा चार्ज उठा के सेंटर ऑफ चार्ज पे रख सकते हो। अब इनके बीच डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r बाई पाई। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? p वेक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू 2r बाई पाई। अच्छा, इतना सही करने के बाद गलत मत कर देना, p वेक्टर की डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो माइनस आई कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों सबको? एक चीज यहीं के यहीं याद कर लो, तुमने पढ़ा था ये, तुम भूल गए। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई पाई पर। हाफ डिस्क का याद है किसी को? 4r बाई 3 पाई पे होता है। हेमीस्फीयर का हॉलो भी होता है हेमीस्फीयर, और सॉलिड भी होता है। हॉलो का होता है बच्चों r बाई 2 पर, और सॉलिड का होता है 3r बाई 8 पर। और कोन भी दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड और एक हॉलो। हॉलो का होता है h बाई 3 पर, और सॉलिड का होता है, यहां पे होगा, मैं साइड में एरो दिखा रहा हूं, h बाई 4 पे। इतने ये 4-5 पता होने चाहिए आपको। प्लीज राइट देम डाउन, अलग से नोट बना के लिख देना। ऐसे ही याद दिलाते रहेंगे बीच बीच में तो इवेंचुअली तुमको याद हो जाएंगे बिफोर द एग्जाम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो मैं एक्चुअली ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं तुमको, और इट्स प्रेटी इजी टू कैलकुलेट ऑल्सो। माइनस क्यू प्लस क्यू, लेट्स से ये ओरिजिन है, ये भी a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है, और इससे r डिस्टेंस पे मुझे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहां पर r डिस्टेंस पर। तो इनको नेमिंग कर रहा हूं मैं, पहले तो इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 1 बोल रहा हूं। तो बच्चों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कोई बताएगा मुझे कितना होगा? 1, एक तो 1 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? दूर जाते हुए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना लिख सकता हूं मैं? KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 यहां पर कितना होगा? KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। और इनमें से कौन बड़ा होगा, E1 या E2? कौन सा बड़ा होगा बच्चों? E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा? E1 बड़ा होगा, उसके डिनोमिनेटर में छोटी चीज है, इसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। E1 बड़ा होगा, E1, ये 1 इसके पास में, उसका इफेक्ट यहां ज्यादा होगा। 2 उससे दूर है, उसका इफेक्ट कम होगा। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 यानी KQ तो कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर
-1/r+a का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन से आप लोग डरते रहोगे जब तक एक बार खुद से नहीं कर लोगे। तो मैं एक स्टेप के बाद रुक रहा हूं। यू शुड ट्राई दिस ऑन योर ओन। ओके, इसको खुद से सॉल्व करो बच्चों। स्क्वायर ओपन करने, इट्स नॉट अ बिग डील। एक बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, प्लीज कॉपी मत करना, इसको खुद से ट्राई करना। जब ओपन करोगे तो ये बनेगा। तो एक्सियल पोजीशन पे एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होना चाहिए 2kp वेक्टर, ये p हो जाएगा, r/r² - a² का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया है? मैंने आप लोगों को अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म बताई है, वेयर r इज वेरी वेरी लार्जर देन a। उस केस में हम नीचे वाले a को इग्नोर कर देंगे और ये r की पावर 4 बन जाएगा और एक r से कट जाएगा, आंसर आएगा 2kp/r³। तो प्लीज रिमेंबर कि ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है और ये मोर करेक्ट है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो तो आपको ये वाली फॉर्म मार्क करनी होगी। ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू, और ये क्या है? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। आ रही बात समझ में? अगर दोनों ऑप्शन दिए हो तो बच्चे ये वाला मार्क करना, फिर ये मत मार्क करना। वैसे 99% केसेस में हम अप्रोक्सीमेशन ही चलाते हैं, 2kp/r³। आई बात समझ में सबको? दूसरी पोजीशन पे देखो फटाफट, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कौन सी है? ये वाली। इस पोजीशन पे इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किस तरफ दिखाई देगा? कोई बताएगा मुझे? इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ये पोजीशन पर किस तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज को देख के फील्ड दिमाग में आता है तुम लोगों के इस तरह से बाहर निकलता हुआ, या नहीं आता है अभी तक? अब तो बोल दो, इस तरफ होगा सर, गोइंग अवे। नहीं, इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड यहां पर किस तरफ होगा? अपने उसके खुद की तरफ, इस तरफ, ई। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे एट सम एंगल थीटा। और हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बात की थी, अगर दो वेक्टर्स थीटा डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट आता है 2e cos थीटा। ठीक है, तो ये जो 2e cos थीटा है, इसमें e की वैल्यू है kq/r² + a², गिवन दैट ये r डिस्टेंस है, सेंटर से वहां की डिस्टेंस r है, और इनटू cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a/√r² + a²। तो टेक्निकली k इंटू 2qa को मैं p लिख सकता हूं अपॉन r² + a² की पावर 3/2। बच्चों, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर ये ऑप्शन में आता है तो यही मार्क करना है, लेकिन ओवरऑल एक तो इसकी डायरेक्शन p वेक्टर के अपोजिट है। p वेक्टर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव और इसकी डायरेक्शन आ रही है उल्टी डायरेक्शन में, तो एक तो माइनस आएगा। दूसरा, अगर अप्रोक्सीमेशन लगा दें a वेरी वेरी लेस देन r, तो इसका फॉर्मूला भी बड़ा अच्छा बन जाएगा -kp/r³। वंस अगेन 99% आपको यही यूज करना है, पर अगर ये वाला भी ऑप्शन में आ जाए तो इसको ही मार्क करना। ओके, ये हो गया दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इसको नोट डाउन करो फटाफट। हो गया? ठीक है। अब सुनो, डायपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। ये एक -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और ये है इनका डायपोल p वेक्टर। अब इसकी वजह से अगर मुझे किसी रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करूं? r डिस्टेंस है, थीटा डिग्री पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने इस डायपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ा। पहले मैंने बनाया इसका कंपोनेंट p cos थीटा। तो तुम अगर ध्यान से सोचो तो इस डायपोल का जो कंपोनेंट बनाया मैंने p cos थीटा, एक दूसरा भी बनाऊंगा थोड़ी देर में, पहले एक के लिए सोचो। p cos थीटा के लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल पोजीशन है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना आएगा? एक्सियल पोजीशन पे क्या फॉर्मूला है? 2kp cos थीटा/r³। और इसका दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा? ये वाला। ये क्या होगा? p sin थीटा।
अब थोड़ी देर के लिए पी कॉस थीटा को भूल जाओ, तो पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन होगी या नहीं होगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या फॉर्मूला बताया, माइनस के पी बाई आर क्यूब। तो पी की मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी और के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो इन दोनों डाइपोल के कंपोनेंट्स की वजह से मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, और अब मुझे बस इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए होगा, जो कि ट्राइंगल लॉ से अगर ध्यान से देखो तो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। इन दोनों को ऐड करूंगा, इसका एंगल भी निकाल लूंगा मैं और इसकी नेट वैल्यू भी निकाल लूंगा। नेट वैल्यू के लिए क्या करूंगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, यानी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो 2E1 E2 cos 90 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा। आंसर आया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करूंगा तो KP बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साथ में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हुआ तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो। दिस गिव्स मी KP बाई आर क्यूब बाहर, और रूट के अंदर यू गेट अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों इस कॉस स्क्वायर थीटा में से एक को अलग कर लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो KP बाई आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला रट लो या डेरिवेशन सीख लो, तुम्हारी मर्जी है, पर यह पता होना चाहिए। रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KP बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट एवरीवन? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ रैंडम पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये आएगा तो बहुत कम लोग सही करके आएंगे। ठीक है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है उन्हें याद नहीं है। अच्छा, ये वाला एंगल फाई कोई बता सकता है मुझे कितना होगा? ये जो एंगल फाई है, अगर ध्यान से देखो तो tan फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस चला सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, E2, और बेस क्या है, E1, तो tan फाई हो जाएगा E2 बाई E1। अगर वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा tan थीटा बाई 2, KP बाई आर क्यूब तो कट जाएगा, तो फाई एंगल इज tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब क्वेश्चन में फाई नहीं पूछा जाएगा तुमसे, क्योंकि फाई का कोई यूज नहीं है। तुमसे पूछा जाएगा अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है? तो अल्फा की वैल्यू होगी, बच्चों 10th क्लास में पढ़ा था, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल होता है, पढ़ा था। अल्फा की वैल्यू होगी थीटा प्लस फाई, यानी थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा बाई 2। प्लीज राइट द होल थिंग एज अ नोट। ओके, ठीक है। डाइपोल इज मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड, पर फिर भी इसके क्वेश्चन लोग सही नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा मैथ्स लगता है। जैसे कि एक और चीज होती है कि जब भी डाइपोल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड will not feel any force, but it might experience a torque on it. ये बात समझ में आती है? ठीक है, इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे बच्चों, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल का निगेटिव चार्ज, और इसको किस में रख दे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यू कैन थिंक ई आई कैप, एज सिंपल एज दैट। तो इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का क्या फॉर्मूला होता है? Q इंटू
ई वेक्टर। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई आई कैप, यानी आगे की तरफ QE, ठीक है। पर इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? क्योंकि उसका Q की जगह माइनस Q हो जाएगा, तो माइनस Q इंटू ई आई कैप, तो यानी माइनस Q ई आई कैप। तो उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन उल्टी होगी। मैग्नीट्यूड इसमें भी Q ही है पर डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल इज 0। आ रही है बात समझ में? इस पर नेट फोर्स डेफिनेटली 0 है, जितना आगे लग रहा है उतना पीछे लग रहा है। लेकिन क्या ये रेस्ट पर रहेगा? अगर इस तरह से एक रॉड को रख के आप उसे आगे की तरफ धक्का मारो इधर से और पीछे मारो इधर से, तो क्या ये रॉड रेस्ट पर रहेगी या रोटेट कर जाएगी? ऐसे ही ये डाइपोल जो है ये भी रोटेट कर जाएगा, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इस डाइपोल के मोमेंट का एंगल थीटा था, डाइपोल मोमेंट किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा था, तो जो टॉर्क आएगा, अब आई डोंट नो तुम में से टॉर्क कितने लोगों को याद है, पर टॉर्क का फॉर्मूला होता था बच्चों R क्रॉस F, यानी FR साइन थीटा। तो इस केस में इस डाइपोल पर दो फोर्सेस का टॉर्क है, QE का जो कि A डिस्टेंस अब A पे लग रहा है, और इस वाले QE का जो कि A डिस्टेंस। दोनों फोर्स अपोजिट है पर बच्चों दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज ही है। क्या ये बात समझ में आती है? दोनों फोर्स अपोजिट है पर दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज ही है। तो दोनों का टॉर्क एडअप हो जाएगा, उसका हो जाएगा QEA फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, और दूसरे वाले का भी इतना ही हो जाएगा QEA साइन थीटा, विच और डायरेक्शन दोनों की हो जाएगी क्लॉकवाइज, इसकी भी इसकी भी। तो नेट टॉर्क हो गया 2QA इंटू E इंटू साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं PE साइन थीटा। और तुमको क्या याद रखना है फॉर्मूला इसका? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज इक्वल टू P क्रॉस E। तुम्हें ना सिर्फ इसको याद रखना है, तुम्हें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना आना चाहिए बड़े अच्छे से, तभी तुम एग्जाम में इसका क्वेश्चन सही करोगे। तो प्लीज राइट इट डाउन। एक सेकेंड बच्चों, आज की क्लास थोड़ा जल्दी बंद करनी पड़ेगी। मैं चार्जर लैपटॉप का भूल आया और अब बैटरी 13% पे आ गई। ऑफिस में भूल आया था, अब ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। वैसे डाइपोल भी खत्म ही हो गया, एक और जरा सा फॉर्मूला बताना रह गया। को पता है? यस यस, उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट ही होता है फॉर्मूला, बस वही बताना रह गया। आई थिंक अब मुझे एक वेक्टर्स की क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों यूज करने हैं मुझे इसमें। तो कल हमको डेफिनेटली वेक्टर्स की क्लास रखनी है, ओके? तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की एक क्लास रखनी होगी। नहीं पढ़ा है ना डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अभी, है ना? हाँ, मैं कल अब रखता हूं, क्योंकि उसके बिना मैं अब इधर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है? तो ठीक है, वो मैं लास्ट फॉर्मूला बता देता हूं, आई होप 5 मिनट तो चली जाएगा। ठीक है, ये इसको हटाऊं, ये हो गया। ठीक है, आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना आता है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है, तो आप उसका टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। ज्यादातर तो कॉमन सेंस। अब ये चला जाएगा, वार्निंग भी आ गया मेरे को। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, अगर किसी डाइपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पे पकड़ रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैंने उससे थीटा डिग्री पे डाइपोल को जबरदस्ती पकड़ रखा है, ये डाइपोल है -Q + Q। ओके, तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होती है -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। सिंपल शब्दों में बोले तो
पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, अगर इस तरह से है डाइपोल